डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। यूपी टेट 23 जनवरी 2022 को होने वाली परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम इस वीडियो में सीडीपी की महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, जब मैं अधिक कुशल और औसत बच्चे का समूह बनाती हूँ तो शिक्षक क्या दृष्टिकोण लागू करता है? ऑप्शन ए पियाजे का संज्ञानात्मक उपागम, ऑप्शन बी जेरोम का संयोजक दृष्टिकोण, बी एफ स्किनर की संचालक कंडीशनिंग, क्लेव वास्तविकी का सामाजिक सांकेतिक दृष्टिकोण। यहाँ बात की जा रही है अधिक कुशल और औसत बच्चे की। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। पियाजे का संज्ञानात्मक उपागम ये हो नहीं सकता। जोरोम का संयोजक दृष्टिकोण ये इसके अकॉर्डिंग भी नहीं हो सकता। बी एफ स्किनर की संचालक कंडीशनिंग ये भी नहीं। तो यहाँ बात जब मोर और एवरेज स्किल्ड की बात हो रही है मोर एंड एवरेज स्किल्ड की बात हो रही है, तो इसका सिंपल सा अप्रोच है कि ये लेन वास्तविकी जिन्हें सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण के लिए लागू करते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? बाल विकास को दंडकों और पुनर्बालकों के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। इस कथन का आधार यह है कि विकास किससे प्रभावित होता है? वंशानुगत द्वारा, पर्यावरण और वंशानुगत दोनों द्वारा, ना तो पर्यावरण और ना ही वंशागत। बात हो रही है दंडकों और पुनर्बालकों के बीच। तो जाहिर सी बात है, जब ये वंशानुगत की बात करें तो ये द्वितीयक होते हैं, और पर्यावरण की बात करें ये भी। तो पैसा लेकिन अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो पैसा ये हमारा द्वितीयक होता है। वंशानुगत की बात करें तो ये प्राथमिक है, पर्यावरण भी करें तो प्राथमिक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सटीक बैठता है कि पर्यावरण वंशानुगत दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्न में से कौन सा बाल केंद्रित दृष्टिकोण की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन ध्यान में रहे, जब आप देखते हैं एग्जाम में जाते हैं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, हेजिटेशन रहता है, तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक ना पढ़ के ऐसे एक नज़र में पढ़ते हैं और क्वेश्चन टिक कर जाते हैं। क्वेश्चन कुछ और पूछ रहता है, आंसर कुछ और दे के चले जाते हैं। तो क्वेश्चन जब भी जाए परीक्षा केंद्र पे तो विशेष ध्यान पे, जब क्वेश्चन हल करने लगे तो उसको विशेष तौर पे पढ़ें, तब जाके उसका आंसर दें। तो क्वेश्चन पूछ रहा था दृष्टिकोण की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन क्या दिया? प्रत्येक बच्चा अपना पाठ्यक्रम बनाता है, बच्चे निष्क्रिय सहभागी होते हैं, प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से अद्वितीय है, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। तो दृष्टिकोण की विशेषता कह रहा है, तो जाहिर सी बात है करिकुलम की बात कर रहा है, तो ये भी विशेषता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? नहीं है। बच्चे निष्क्रिय सहभागी होते हैं, ये विशेषता नहीं है। इसका मतलब ये सही आंसर है और ये इसके अकॉर्डिंग गलत आंसर है। तो प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से अद्वितीय है, ये भी एक विशेषता है बच्चे की, इसका मतलब ये भी नहीं पूछ रहा है। प्रत्येक बच्चों का शिक्षा का अधिकार है, ये विशेषता नहीं की बात कर रहा है, ध्यान रहे। तो दृष्टिकोण की विशेषता, तो इसका मतलब ये होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ई बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? विचार न केवल भाषा निर्धारित करता है बल्कि उससे पहले भी होता है। निम्नलिखित में से किसने यह विचार को प्रतिपादित किया था? तो जीन पियाजे, कोलिनबर्ग, पाउलो वात्स्की। तो क्वेश्चन फोर्थ है, थॉट की यहाँ पे थॉट और लैंग्वेज की बात की जा रही है। तो थॉट और लैंग्वेज का विचार साधारण शब्दों में बात करें तो यह विचार जीन पियाजे ने ही विकसित किया था। तो इसका ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत हेनरी की दुविधा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? हेनरी के दुविधा का वर्णन, तो जाहिर सी बात है सिंपल क्वेश्चन है, बार बार कुछ परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो कोलिनबर्ग का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्या है? विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं। छोड़कर के बाद फॉलोइंग एक्सपेक्ट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? एक्सेप्ट की बात कर रहा है, ना कि एब्सेक्ट की बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन क्या है? शिक्षा की गुणवत्ता, पोषण की गुणवत्ता, संस्कृति, काया। शिक्षा की गुणवत्ता की बात करें और पोषण की गुणवत्ता की बात करें और संस्कृति की बात करें तो ये हमारे
पर्यावरण से संबंधित है। किससे रिलेटिव है? एनवायरनमेंट से रिलेटिव है। बट यहाँ जो काया ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है ये बायोलॉजिकल नीड है, क्या हमारी हेरिडिटी, यानी कि बायोलॉजिकल हेरिडिटी है, वंशानुगत है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं लिया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए बच्चों की सीखने की इच्छा, मौखिक शिक्षण की आवश्यकता, व्यक्तिगत मतभेदों की स्वीकृति, डिस्कवरी लर्निंग। बात क्या की जा रही है यहाँ पे? निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की बात की जा रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मौखिक शिक्षण की आवश्यकता है, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया है जैन पियाजे ने। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 क्या है? छात्रों के बीच लोकतांत्रिक जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षण में डैश करके दिया है का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, सामाजिक संपर्क, प्रायोगिक विधि, डिस्कवरी विधि। तो लोकतांत्रिक जीवन यानी डेमोक्रेटिक लिविंग की बात कर रहा है। किसकी? डेमोक्रेटिक लिविंग की बात कर रहा है। तो सबसे अच्छा उपयोग किया जा रहा है आज की जनरेशन की बात करें तो ज़्यादा लोग भी इन्वॉल्व हों, तो यह सामाजिक की बात कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? पियाजे का प्रस्ताव है कि पूर्व संचालन चरण से पहले बच्चे संरक्षण करने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कारक इस अक्षमता का श्रेय देता है? ऑप्शन काल्पनिक नियमनात्मक तर्क की अक्षमता, विचार की अपरिणता, उच्च स्तरीय अमूर्त तर्क की कमी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या कह रहा है? बच्चे की समर्थ की बात कर रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षमता का श्रेय देता है? तो काल्पनिक की बात करें तो बच्चे की संरक्षण नहीं कर पाता है। और काल्पनिक स्टेज की बात करें यानी कि असमर्थ कब होते हैं बच्चे? 6 से 2 से 6 ईयर तक। कितने? 2 से 6 ईयर। तो विचारों की अपरतनशीलता मतलब बच्चों को ये नहीं ज्ञान होता है कि बर्फ से पानी भी बनता है और पानी से बर्फ भी बनाया जाता है। यही विचार उनको नहीं आ पाते हैं। इसलिए इसका अकॉर्डिंग आंसर क्या है? विचारों की अपरतनशीलता। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 10th की ओर बढ़ते हैं। विकास की शुरुआत होती है शैशवावस्था का चरण, प्रसव पूर्ण चरण, बाल्यावस्था से पहले की अवस्था, बाल्यावस्था के बाद के, यानी कि डेवलपमेंट स्टार्टेड की फ्रॉम दी किस स्टेट से शुरू होती है विकास की दर? तो शैशवावस्था वो बच्चों में। तो ऑप्शन शैशवा, प्रसव, बाल्यावस्था से की अवस्था, बाल्यावस्था के बाद की अवस्था। तो जाहिर सी बात है ये प्रसव पूर्ण चरण होता है। क्या होता है? प्रेगनेंसी में माँ जब बच्चे को मतलब माँ जब प्रेगनेंस होती है, प्रेगनेंसी की अवस्था में होती है, तभी यह स्टेज हो जाती है, यह स्टेज। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर है बी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 11। व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन खाग कंडीशनिंग, अंतर्दृष्टि, परीक्षण और त्रुटि, शास्त्रीय कंडीशनिंग। तो परीक्षण और त्रुटि से मतलब आदमी गलती करके ही सीखता है। तो यह थॉर्नडाइक जी ने नियम प्रतिपादित किया था। और इसका परीक्षण और त्रुटि जो है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब थॉर्नडाइक की बात की है तो फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी भी थॉर्नडाइक जी को कहा जाता है। थॉर्नडाइक जी को फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? जॉन डेवी के अनुसार स्कूल एक डैश संस्था है और शिक्षा एक प्रक्रिया। संस्था की बात करें तो सामाजिक शिक्षा एक सामाजिक संस्था है। और और बात करें शिक्षा जो सक्रिय प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बाकी सारी चीज़ दार्शनिक नहीं हो सकती क्योंकि दार्शनिक हो ही नहीं सकती, पर्यावरण और मनोवैज्ञानिक हो नहीं सकती। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के ऊपर तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में अमूर्त तर्क और तर्क कौशल का विकास किसके दौरान होता है? सेंसरी मोटर चरण के द्वारा, प्री ऑपरेशनल चरण, औपचारिक परिचालन चरण, कंक्रीट परिचालन चरण। यहाँ पे अमूर्त तर्क की बात करें, जब भी अमूर्त तर्क की बात करें तो समझ जाना कि 11 से 14 की स्टेज की बात कर रहा है। क्या से?
11 से 14 ये हमारी कौन सी स्टेज होती है? अब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त, अब्स्ट्रैक्ट अमूर्त स्टेज, यह हमारी 11 से 14 साल के बच्चों में होती है। तो इसका क्या कह रहा है, तर्क और कौशल का विकास किसके दौरान होता है? तो औपचारिक प्रचलन के कारण चरण में होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के ऊपर, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक है अंधविश्वास, मिथक, वैज्ञानिक तथ्य, रूढ़िबद्ध धारणा। तो यह महिलाओं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह अंधविश्वास की बात तो यहाँ पर की नहीं जा सकती क्योंकि जागरूक है आज की जनरेशन में। और मिथक इज राइट आंसर, क्योंकि वैज्ञानिक तथ्य ये भी गलत हो सकता है, गलत है। रूढ़िबद्ध धारणा भी गलत है और मिथवास गलत है। तो मिथक इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्रिएटिव चाइल्ड इंडिकेशन, यानी कि क्रिएटिव जो बच्चा होता है वो किस कैटेगरी में होता है, वह बात कर रहे हैं इंडिकेट किस रूप में करता है कि ऑप्शन दिया है जिज्ञासा, डर और अधीर। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्रिएटिविटी की 4 स्टेज होती हैं। कितनी स्टेज होती है क्रिएटिविटी की? 4 स्टेजें होती हैं। चारों स्टेजें याद रख लीजिए। शॉर्ट में अगर हम बात करें तो एफ ओ ई, एफ का मतलब फ्लुएंसी, क्या? फ्लुएंसी, फ्लुएंसी। और इस एफ का मतलब हुआ फ्लेक्सिबिलिटी, क्या? फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। ऑप्शन ओ का मतलब ओरिजिनलिटी यानी कि मौलिकता होनी चाहिए। ए से एलोग्रेशन होना चाहिए, क्या? एलोग्रेशन। तो क्रिएटिविटी की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगर क्रिएटिविटी की बात करें तो जिज्ञासु बच्चा है तभी तो उसके अंदर क्रिएटिव मतलब जानने की इच्छा जागृत होगी। और जिज्ञासा का ही मतलब होता है कि जानने की इच्छा। तो इसका ऑप्शन नंबर इज करेक्ट राइट आंसर। आज के सेशन में बस इतना ही। अगले सेशन में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए ओमिक्रॉन का प्रकोप चल ही रहा है पूरे भारत में और स्कूल कॉलेज सारे बंद ही कर दिए गए हैं। तो इसका ध्यान रखते हुए परीक्षाएं सुचारू रूप से कराई जा रही हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन जरूर। थैंक यू।